नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, ओएसिस करिअर पॉईंटच्या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे। या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत सीटेट एक्झाम प्रिव्हियस पेपर जो 8 डिसेंबर 2019ला पेपर झाला होता, पेपर क्रमांक 2। या पेपर क्रमांक 2 मधील सामाजिक शास्त्र या टॉपिकवरील आधारित 60 प्रश्नांचं परिपूर्ण विश्लेषण आपण या व्हिडिओमध्ये करून घेणार आहोत। तर अधिक वेळ न घेता आपण सराव प्रश्नाला सुरुवात करूयात। यामध्ये सीटेटच्या स्ट्रक्चरनुसार तुम्हाला माहित आहे की दुसरा आणि तिसरा विभाग आपल्याला ऑप्शनमध्ये आहे। म्हणजे ज्या विद्यार्थ्यांचं BSc वगैरे आहे हे विद्यार्थी दुसरा विभाग निवडतात, म्हणजे गणित आणि विज्ञान या विषयाच्या संदर्भाने प्रश्नांची सोडवणूक करतात। मात्र ज्या विद्यार्थ्यांचं आर्ट्समधून एज्युकेशन झालेलं आहे, म्हणजे ज्यांचं जे BA वगैरे आहे, जे BA झालेले स्टुडंट आहेत, हे विद्यार्थी सामाजिक अध्ययन किंवा सामाजिक शास्त्र हा टॉपिक निवडतात। म्हणजे ज्यांचं BSc BEd आहे त्यांच्यासाठी गणित आणि विज्ञानावरील 60 प्रश्न असतात विभाग 2 मध्ये, आणि ज्यांनी BA करून केलं आणि नंतर BEd वगैरे DEd वगैरे केले तर म्हणजे कलेचे विद्यार्थी जे आहेत, तर अशा विद्यार्थ्यांसाठी आपण विभाग 3 जो आहे, विभाग 3 मध्ये जे सोशल सायन्सचे 60 क्वेश्चनच्या संदर्भाने आपण इथं चर्चा करणार आहोत। तर पहिला प्रश्न काय आहे बघा, म्हणजे तो प्रश्न तिथे आहे 31व्या क्रमांकाचा प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन ब्रंशोत्थ पर्वत है? पर्याय हिमालय पर्वत, अपलेशियन पर्वत, युराल पर्वत, वॉसजेस पर्वत। ब्रंशोत्थ याला आपण ब्लॉक माउंटेन असं म्हणतो, ब्लॉक माउंटेन। बघा, हिमालय, ॲप्लेशियन आणि युराल हे आहेत फोल्ड माउंटेन, ज्याला आपण म्हणतो की हे घडीचे पर्वत आहेत, घडीचे पर्वत आहेत। मग आपल्याला काय विचारलं होतं? ब्रंशोत्थ म्हणजे ब्लॉक म्हणजे ठोकळ्याचा पर्वत, ठोकळा पर्वत किंवा गट पर्वत कोणता आहे असा आपल्याला प्रश्न विचारण्यात आला होता। तर आपल्या प्रश्नाचं उत्तर आहे वॉसजेस पर्वत, हे आपल्या प्रश्नाचं करेक्ट उत्तर आहे। तुम्हाला असा प्रश्न असाही विचारू शकतो, वॉसजेस पर्वत कोणत्या देशात आहे? तर तो आहे फ्रान्समध्ये। आलं लक्षामध्ये? त्यानंतर बाकीच्या ज्या गोष्टी आहेत पर्यायामध्ये दिलेल्या, जसं हिमालय पर्वत आशिया खंडामध्ये, त्यानंतर ॲप्लेशियन उत्तर अमेरिकेमध्ये आहे, त्यानंतर युराल पर्वत जो आहे तो एशिया आणि युरोप या 2 खंडाच्या मध्ये, म्हणजे या 2 महाद्वीप आहेत, या महाद्वीपाच्या मध्ये यानं बाउंड्री लाईन तयार केलेली आहे। ठीक आहे। त्यानंतर पुढील प्रश्न, कथन ए, पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। बी, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है और लगभग इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। एक बघा, ए और बी दोनों सही है और बी सही व्याख्या है ए की। 2, ये और बी दोनों सही है परंतु बी सही व्याख्या नहीं है ए की। ये सही है परंतु बी गलत है, ये गलत है परंतु बी सही है। पहले तो हम ये पढ़ेंगे एक बार फिर। पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, बराबर है ये, मतलब ये बराबर है यहाँ पे। अब बी, ये तो कन्फर्म बराबर है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है और लगभग इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। बघा, आता हे मराठीतून आपण समजून घेऊ। मराठीतून खूप सोपा प्रश्न आहे हा। यांना काय म्हणजे बघा, आपल्या पृथ्वी चंद्राचा एकच भाग दिसतो, साधारणतः 50% भाग चंद्राचा दिसतो। खरं तर 59% दिसतो, पण एका ठिकाणाहून 50% दिसतो, साधारणतः अर्धा म्हणू त्याला आपण, बरोबर आहे। त्याचं कारण हे आहे की चंद्राची जी अक्षीय परिभ्रमण गती आहे आणि पृथ्वीभोवतीची जी कक्षीय परिभ्रमण गती आहे, म्हणजे चंद्राचं स्वतःभोवती फिरणं आणि पृथ्वीभोवती फिरणं याला एकच कालावधी लागतो, म्हणून तशी घटना घडते। म्हणजेच काय आहे, ये और बी दोनों सही है और बी सही व्याख्या आहे ए की। म्हणजे आपला पर्याय क्रमांक 1 हे आपलं करेक्ट उत्तर असणार आहे। त्यानंतर पुढील प्रश्न, कायांतरित शैल के बारे में दिए गए ए, बी और सी कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है। कायांतरित शैल यानी मेटामॉर्फिक रॉक,
मेटामॉर्फिक रॉक, जिसे हम मराठी में रूपांतरित खडक, रूपांतरित खडक. आता तुम्हाला थोडंसं समजून येईल. जे मराठीमधील जे खडकाचे 3 प्रकार आहेत, अग्निज, स्तरित, रूपांतरित. तर कायांतरित शैल म्हणजे काय? रूपांतरित खडक. ठीक आहे. तर बघा, अग्नेय और अवसादी शैल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में कायांतरित शैलों में परिवर्तित हो जाते हैं. ये बराबर है, ये बराबर आहे, ये सही आहे. त्यांना काय म्हणायचे? अग्निजन्य खडक आणि अवसादी शैल. बघा, हे अवसादी शैल म्हणजे काय? अवसादी शैल म्हणजे स्तरित खडक, स्तरित खडक. ताप और दाब के प्रभाव में कायांतरित शैलों में परिवर्तित हो जाते. म्हणजे जर अग्निजन्य खडकाला आणि स्तरित खडकावर जर दाब आणि तापमानाची वाढ झाली तर त्याचं रूपांतर रूपांतरित खडकात होतं. म्हणजे ये बरोबर आहे. बी बघा काय आहे? कायांतरित शैल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में पिघलकर द्रवित मैग्मा बनाते हैं. बी भी सही है, बरोबर आहे. त्यानंतर सी बघा, संगमरवर एक कायांतरित शैल है. सी भी सही आहे, कारण संगमरवर जो आहे हा काय आहे? एक रूपांतरित खडकाचा प्रकार आहे. म्हणजे आपल्या प्रश्नाचं उत्तर काय होईल? पर्याय क्रमांक 3, ए, बी और सी तीनों सही है. ये सही है, बी सही और सी सही है. त्यानंतर पुढील प्रश्न, अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड वायुमंडल के किस परत में आने पर जल जाते हैं? तर या प्रश्नाचं उत्तर आहे वायुमंडल के मेसोस्फियर यानी मध्यमंडल में आकर उल्कापिंड जल जाते हैं. उल्कापिंड यानी कि क्या? उल्कापिंड यानी कि जो अपन मराठी में क्या बोलते? उल्कापात. उल्कापात ज्याला आपण म्हणतो, तो उल्कापात साधारणतः कुठे आल्यावर जळतात? तर उल्का कुठे आल्यावर जळतात? तर ते मध्यमंडलामध्ये आल्यावर जळतात. त्यानंतर पुढील प्रश्न, ऋतु प्रवास जुड़ा हुआ है लोगों के आवागमन से, घरों की पास पास बसावट से, एक छोटे घर के पौधे रखने का कृत्रिम हाथ से, ऐसे स्थान जहाँ बस्तियाँ विकसित होती है. तो ऋतु प्रवास जुड़ा होता है लोगों के आवागमन से, यानी पर्याय क्रमांक 1 सही है. आता ये लोगों का आवागमन जो है वो पशुओं को मौसम के अनुसार चारगाह का एक क्षेत्र और दूसरे स्थान पर ले जाना. म्हणजे काय? मराठीमध्ये समजून घेऊ आपण त्याला. म्हणजे अशा काही आदिवासी जमाती आहेत भारतामध्ये ज्या पशुपालन करतात आणि मौसमानुसार एका प्रदेशामधून दुसऱ्या प्रदेशामध्ये म्हणजे पशुसाठी चारा शोधण्यासाठी त्या प्रवास करत असतात. त्यालाच आपण ऋतुप्रवास असं म्हणतो. उदाहरणार्थ उत्तराखंडामध्ये जो भोटिया जमात आहे, उत्तराखंडमध्ये भोटिया जमात, ही भोटिया जमात ऋतुप्रवास करते. त्यानंतर पुढील प्रश्न, स्थायी पवनों के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए. ये पवनें वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती है. बी, पश्चिम एवं पूर्वी पवनें इनके उदाहरण है. ये सही है और बी भी सही है. आता हे जर आपण मराठीत समजून घेतलं तर मराठीमध्ये हे ग्रहीय वाऱ्याचे प्रकार आहेत. त्याच्यामध्ये जर आपण ग्रहीय वाऱ्याचे प्रकार पाहिले, व्यापारी, प्रतिव्यापारी आणि ध्रुवीय वारे, तर व्यापारी वाऱ्याबद्दल बोललेत ते. व्यापारी वारे म्हणजे कोणते? पूर्वीय वारे. आणि प्रतिव्यापारी वारे म्हणजे काय? पश्चिमी वारे. अशा अर्थाने ते शब्द घ्यायचे आहेत. थोडासा हिंदी लँग्वेजमुळे आपल्याला प्रॉब्लेम येईल, परंतु मला वाटतं जर TET पेक्षा CTET निश्चितच सोपी असते. तुम्ही जर थोडं समजून घेतलं तर निश्चितच ते तुम्हाला समजणार आहे. म्हणून आपल्या प्रश्नाचं उत्तर काय असणार आहे? पर्याय क्रमांक 3, ए और बी दोनों सही है. त्यानंतर पुढील प्रश्न, ब्राज़ील के कंपोस और वेनेजुएला के लानोस उदाहरण है. शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल के, टुंड्रा प्रकार के वनस्पति के, उष्ण कटिबंधीय घास स्थल के, भूमध्य सागरीय वनस्पति के. तो अपना सही आंसर देखिए यहाँ पे, जो उष्णकटिबंधीय घास स्थल के ये उदाहरण होंगे. म्हणजे पर्याय क्रमांक 3 हे आपलं या इथे उत्तर असणार आहे. साधारणतः दोन्ही गोलार्धामध्ये 5 अंश ते 25 अंश अक्षवृत्तादरम्यान, म्हणजे पूर्ण पृथ्वीवर 5 अंश ते 25 अक्षवृत्तादरम्यान
आपल्याला उष्णकटिबंधीय जे गवताळ प्रदेश आहेत साधारणतः ते आपल्याला पाहायला मिळतात. जसं जसं ब्राझीलमध्ये कंपोज आणि व्हेनेझुएलामध्ये लानोज, तसं अजूनही परीक्षेला तुम्हाला विचारू शकतात. जसं आफ्रिकामध्ये अजून काही उष्णकटिबंधीय गवताळी प्रदेश आहेत. आफ्रिकामध्ये जो गवताळ प्रदेश आहे त्याला नाव आहे सॅव्हाना. आणि जो ऑस्ट्रेलियामध्ये आहे, हे पण लिहून घ्या हवं तर, ऑस्ट्रेलियामध्ये जो आहे त्याला नाव आहे क्वीन्सलँड. ठीक आहे. हे राष्ट्रातील किंवा त्या प्रदेशातील उष्णकटिबंधीय गवताळ प्रदेशाची नावे आहेत. त्यानंतर पुढील प्रश्न, जलवायु के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए. ठीक आहे. जलवायु म्हणजे हवामानाच्या संदर्भाने, जलवायु यानी हवामान. जलवायु वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है, ये तो गलत होगा. आता क्यों गलत होगा? क्योंकि आपण हवामानाचं जे काही अभ्यास करतो हा काही 1-2 दिवसाचा नसतो. इथं काय म्हटलंय आपल्याला, दिन प्रतिदिन. तर 1-2 दिवसाचं परिवर्तन किंवा त्याचा अभ्यास नसतो. हवामान ज्यावेळेस आपण म्हणतो की बाबा कोकणचं हवामान दमट आहे, तर एखाद्या प्रदेशाचं हवामान जर सांगायचं आपल्याला, तर त्या प्रदेशाचा आपण 30 ते 35 वर्ष हवेचा अभ्यास करतो आणि मग सांगतो की त्या प्रदेशाचं हवामान उष्ण आहे, दमट आहे किंवा काय जे असेल समशीतोष्ण आहे. लक्षात आलं? म्हणजे पहिला ये जो पर्याय आहे तो चूक आहे. ये पर्याय तो कशाच्या संदर्भाने आहे? तो आहे हवेच्या संदर्भानं. आपण प्रत्येक दिवशी काय हवेचं अंदाज काढतो की आज हवा गरम आहे, आज हवा उष्ण आहे, ज्याला आपण वेदर म्हणतो, त्याला आपण क्लायमेट म्हणू शकत नाही. ओके. त्यानंतर बी बघा, किसी स्थान की जलवायु सिर्फ उसकी ऊंचाई तथा उच्चावाच पर निर्भर करती है. बी पण चुकीचं आहे, कारण एखाद्या ठिकाणचं जे हवामान आहे हे फक्त त्याची उंची आणि तिथल्या प्रदेशाचं जे उंच सकलपणा आहे त्यावर आधारित नसतं. तर आपण जर पाहिलं तर ते एखाद्या प्रदेशाचं हवामान हे तापमान, त्यानंतर सौर ऊर्जा, त्यानंतर आर्द्रता, त्यानंतर वायुभार, त्यानंतर वृष्टी, त्यानंतर ढग, त्यानंतर वारा, हे सर्व घटक तिथल्या हवामानावर परिणाम करत असतात. नाही फक्त उंचाई म्हणजे उंची आणि उच्चावाच म्हणजे तेथील जे काही भू आवरण आहे, उंच सकलपणा आहे, तोच फक्त हवामानावर परिणाम करत नसून हे तापमान, आर्द्रता, वायुभार, वृष्टी, ढग, वारा हे सुद्धा घटक हवामानावर परिणाम करतात. म्हणजे हे दोन्ही पर्याय चुकीचे आहेत. म्हणून पर्याय क्रमांक 4 ये और बी दोनों गलत है. त्यानंतर पुढील प्रश्न, दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर ऊर्जा स्रोत की पहचान करें. यह एक परंपरागत ऊर्जा स्रोत है. बी, यह ऊर्जा स्रोत तब निर्मुक्त होता है जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है. ठीक आहे. अपरिष्कृत यानं कच्चं तेल, कच्चं खनिज तेल असा शब्द तो घ्यायचा. आपण ते थोडंसं हिंदीला आपण घाबरतो तर घाबरून जायचा, इंग्लिश शब्द वापरायचा. इंग्लिश शब्द जर तुम्ही वापरला, क्रूड ऑइल जर तुम्हाला समजलं असतं, क्रूड ऑइल म्हणजे काय, कच्चं खनिज तेल, म्हणजे तुम्हाला हे प्रश्नाचं उत्तर आलं असतं. तर ह्या त्या 2 ओळी आहे ए आणि बी कोणत्या ऊर्जेच्या संदर्भानं आलेल्या आहेत, तर त्या आल्या आहेत प्राकृतिक गॅस. ही काय आहे, एक परंपरागत ऊर्जा स्रोत आहे. कारण बायोगॅस, भूतापीय ऊर्जा आणि मोम ह्या अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत आहेत. प्राकृतिक गॅस ज्याला आपण काय म्हणतो, नैसर्गिक वायू, बरोबर आहे, नैसर्गिक वायू म्हणतो ना आपण, जे आपल्या घरामध्ये स्वयंपाकासाठी वापरतात, तो म्हणजेच प्राकृतिक गॅस किंवा त्याला आपण नॅचरल गॅस असं बोलतो. हवं तर इंग्लिश वाचा, नॅचरल गॅस. ठीक आहे. कारण कच्च्या खनिज तेलाच्या साठ्यातून उत्पादित होत असतात नॅचरल गॅस. म्हणजेच काय, यह ऊर्जा स्रोत तब निर्मुक्त होती है जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है. म्हणजे जिथे खनिज तेल काढलं जातं भूमीमधून तिथं ही गॅसची निर्मिती होती. त्यामुळं हे जे आहे म्हणजे प्राकृतिक गॅसबद्दलच या दोन्हीही वळी आलेल्या आहेत. म्हणजे आपल्या प्रश्नाचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 2, म्हणजे ए आणि बी ह्या दोन्हीही जे विधानं आहेत ही प्राकृतिक गॅसबद्दल आलेली आहेत. त्यानंतर पुढील प्रश्न, भारत का शोध संस्थान मैत्री कहाँ अवस्थित है? ऑस्ट्रेलिया, अंटार्क्टिका, युरोप, एशिया. आपल्या प्रश्नाचं उत्तर आहे
अंटार्क्टिका पर्याय क्रमांक 2. एक मैत्री एक भारतातलं संशोधन संस्थान आहे जे अंटार्क्टिका खंडावर स्थापन झालेले 1990ला. 1990ला मैत्री स्थापन झालं. सर्वात पहिलं स्थापन झालं दक्षिण गंगोत्री, हे पण माहिती असू द्या. आज ते बंद पडलंय. 1984ला स्थापन झालं होतं. त्याच्यानंतर अलीकडे भारती नावाचं एक संशोधन संस्थान स्थापन झालं 2011ला. ह्या 3 संस्था ज्या आहेत ज्या भारतामध्ये अंटार्क्टिका खंडावर संशोधन करण्याचं काम करतात. त्यानंतर पुढील प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन खनिज के संदर्भ में सही नहीं है? 1. ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ है. ठीक है, ये तो सही है, बरोबर आहे. नॅचरली आहे ना, ते नॅचरली निर्माण होतं म्हणजे ये सही आहे. आपल्याला विचारले सही नाही म्हणजे चूक विचारले, म्हणजे हे आपलं एक पर्याय आपलं उत्तर नसणार आहे. 2. इनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है. 2 भी सही है. 3. ये विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में निर्मित होते हैं. 3 सही है. 4. सभी खनिज अधात्विक होते हैं. ये 4 गलत है. ये 4 गलत है, यानी कौन सा सही नहीं, मतलब ये 4 नंबर का जो है यही हमारा आंसर हो सकता है, क्योंकि सभी खनिज अधात्विक होते हैं ये गलत है. कुछ खनिज ऐसे होते हैं जो मिनरल मेटालिक होते हैं, बराबर है क्या, जो मेटालिक होते हैं. ठीक आहे, म्हणजे आपण जर मराठीमधून समजून घ्यायचा प्रयत्न जर केला तर ज्या खनिजापासून धातू मिळवता येतात त्या खनिजांना आपण काय म्हणतो, धातुके म्हणतात. म्हणजे काही खनिजे हे काय धातुके असतातच असतात. हे लोखंड असेल, सोने असेल, चांदी असेल, हे आपण त्यांच्या धातुकापासून मिळवतात हे धातू. आलं लक्षामध्ये? त्याच्यामुळे 4 चुकीचं आहे. सर्वच खनिजे हे अधातू असू शकत नाही. काही खनिजे हे मेटालिक सुद्धा असू शकतात, धातुके सुद्धा असू शकतात. त्यानंतर पुढील प्रश्न, निम्नलिखित का मिलान कीजिए. साधारणतः जोड्या लावायच्यात बघा. आता आपल्याला एक तरी असा जोडी आहे की जे आपल्याला कन्फर्म माहिती पाहिजे. जसं आपण जर विचार केला तर वज्जी, ज्यांचं हिस्ट्री आहे त्यांना तेव्हाच लक्षात येईल. वज्जी हे एक गणराज्य आहे. हे 16 महाजनपदापैकी एक गणराज्य आहे, बरोबर आहे. 16 महाजनपदे म्हणजे वज्जीची जोडी कोणासोबत लागेल, आरंभिक गणतंत्र, हे एक गणराज्य. ठीक आहे. गारो पहाड़िया, गंगा घाटी, सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ. ठीक आहे, याला आपल्याला आता थोडंसं जोडावं लागेल. आपण जर विचार केला तर सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ इथं प्रथम नगर, कारण सिंधू संस्कृती एक नागरी संस्कृती होती, म्हणजे ईचं 4 होईल. त्यानंतर परत आपण प्रयत्न करू जोड्या लावायचं. गारो पहाड़ियामध्ये सर्वप्रथम शेती केली असं मानलं जातं. त्यानंतर गंगा घाटी लगभग 2500 वर्ष पूर्व के शहर, मतलब डी का 3 होगा. असं सांगणारा पर्याय कोणता आहे मग आता? पर्याय क्रमांक 3, पर्याय 3 यही सही आंसर होगा. उसके बाद देखो, नीचे 2 कथन ए और बी भारतीय इतिहास के तिथियों और काल के समसामयिक वाद विवादों के संदर्भ में दिए गए हैं. कथन ए, हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश जैसी कालावधि उपयुक्त है क्योंकि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन रहा है. बी बोलेंगे, लंबी समयावधि में घटित होने वाली ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को निश्चित तिथियों और काल विभाजनों के अंतर्गत लाना समस्यात्मक है. तो बघा, ये गलत है, ये गलत है. कैसे गलत होगा, एक बार और पढ़ो. हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश जैसी कालावधि उपयुक्त है क्योंकि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन रहा है. तो ब्रिटिश जब आए तो ब्रिटिशों ने हमें क्या, पैसा म्हणजे धर्म, ब्रिटिश पैसा, प्रदेश महत्त्वाचा सांगितला आहे की नाही आपल्याला ब्रिटिशांनी. त्यामुळं धर्मच काही महत्त्वाचा आहे असं आपण बोलू शकत नाही. म्हणून ये गलत है. बी वाचा एकदा, लंबी समयावधि में घटित होने वाली ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को निश्चित तिथियों और काल विभाजनों के अंतर्गत लाना समस्यात्मक है. बरोबर आहे, बी बरोबर आहे.
इतकं सोपं नाही. जेवढ्या केवढ्या ऐतिहासिक घटना प्रक्रिया झाल्या त्यांच्या निश्चित काळामध्ये त्यांची विभागणी करणं हे इतकं सोपं नाही. म्हणून बी बरोबर आहे. म्हणून ये गलत और बी सही, म्हणजे पर्याय क्रमांक 4 हे आपलं इथे उत्तर असणार आहे. त्यानंतर पुढील प्रश्न, नीचे दो कथन 19वीं शताब्दी में नई लोकप्रिय भारतीय कला के संदर्भ में है. कथन ये, कई चित्रों में अपनी आसपास के बदलाव का उपहास किया गया. अंग्रेजी भाषा लोगों के नए शौकों का मजाक तथा औरतों का घर से बाहर न निकलने की सलाह दी गई. बी पढ़ेंगे, राष्ट्रवादी विचारों को अभिव्यक्त करने और लोगों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ उद्वेलित करने के लिए छवियों का इस्तेमाल किया जाता था. बी सही है, मतलब ये सही है और बी भी सही है. ये सही है, बी सही है. हमारा आंसर है 2. ये और बी दोनों सही है, किंतु ये सही व्याख्या बी नाही आहे. म्हणजे बघा, हे दोन्ही विधानं बरोबर आहेत, मात्र एक याचं कारण किंवा एकमेकाचं स्पष्टीकरण होणार नाही. एवढंच आपल्याला इथे सांगावं लागेल. त्यानंतर पुढील प्रश्न, भारत में आरंभिक मानवों पर समझ के लिए निम्नलिखित में से किसे एक प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है. कांगड़ा शैली की चित्रकला. आपल्याला विचारले आरंभिक मानव. आरंभिक मानव याने अर्ली ह्युमन्स म्हणजे अश्मयुगीन मानव इथपर्यंत, म्हणजे फार प्राचीन काळातील मानवाच्या संदर्भानं आपल्याला पर्याय निवडावा लागेल. आपण जर विचार केला कांगडा शैली की चित्रकला, तर कांगडा शैली जर आपण समजून घेतलं तर हे अलीकडे आहे, 18व्या शतकातली. 18व्या शताब्दीमध्ये हिचा उगम झालाय, राजपूत राजघराण्याशी संबंधित आहे. म्हणजे एक आपलं उत्तर नसणार आहे. गिरनार का शिलालेख. गिरनारचा शिलालेख जो आहे तो राजा रुद्रदमन, गिरनार पर्वतावर राजा रुद्रदमन म्हणजे आजचा जुनागड परिसर, राजा रुद्रदमन याने बांधला गिरनार पर्वताच्या संदर्भानं. त्यानंतर 3 बघा, पातशाहनामा मध्यकालाशी संदर्भानं येईल. मध्यकाल पातशाहनामा. तो आरंभिक मानव का संबंध किससे होगा? मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला. मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला जिसकी जो आयु है वो 1 लाख वर्ष पुरानी बताते हैं इतिहासकार. 1 लाख वर्ष पूर्व. ठीक है, इसीलिए हमारा आंसर जो होगा वो पर्याय क्रमांक 4 होगा. पुढील प्रश्न बघा, ब्रिटिश काल से पहले बच्चों का पढ़ाया जाता था. ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था सरकारी संस्थानों में. ये तो नहीं है. एक निश्चित फीस लेकर, ये भी नहीं. साल भर फसल की कटाई के समय छोड़कर जब वे खेतों में काम करते थे, ये 3 सही है. वार्षिक परीक्षा के मध्य से मूल्यांकन के लिए ये सही नहीं है. 3 नंबर सही है, यही हमारा आंसर है. उसके बाद नीचे 2 कथन ये और बी 18-19वीं शताब्दियों में यूरोप में राष्ट्र राज्यों का उदय संदर्भ में है. ठीक आहे, युरोप में ज्याला का आपण काय म्हणतो, जे अलीकडे राज्यशास्त्रामधले जे काही न्यू कन्सेप्ट आहे ज्याला आपण नेशन स्टेट कन्सेप्ट म्हणतो, त्यांचं असं मत आहे की 18व्या आणि 19व्या शतकामध्येच निर्माण झाल्यात. तर बघा, जे आहे ये चूक है. 18वीं शताब्दी तक यूरोप के लोग स्वयं को राष्ट्र राज्य के रूप में देखते थे, ये गलत है. बी, प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में लोगों का यह बोध कराया गया कि प्रत्येक भाषी समुदाय एक अलग राष्ट्र था. बी सही है, क्योंकि जब हम राष्ट्र की बात करते हैं तो भाषा ये जो घटक है इसे हम इम्पोर्टेंस बताते हैं. मतलब जब राष्ट्र बनता है तो संस्कृति, रिलीजन, भाषा, ये सब घटक उसके अंदर आते हैं. मतलब ये गलत होगा और बी सही है, यानी कि पर्याय क्रमांक 4 यही अपना
सही आंसर हो सकता है। आगे, BCE का तात्पर्य है, यानी BCE का लॉन्ग फॉर्म बताना था, बिफोर कॉमन इरा, पर्याय 2, ये सही है। आगे का प्रश्न, हम यह आज कैसे जानते हैं कि पुरान पाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे? तो इसका सही आंसर है महाराष्ट्र के पटने पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों का अवशेष मिले आहे। महाराष्ट्रामधील जे काही पाटणा आहे तिथं उत्खनन झालं, तिथं आपल्याला शहामृगाच्या अंड्याचे अवशेष सापडले, असा आपल्याला इतिहास माहिती आहे। त्यानंतर पुढील प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ? ये ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया, ये सही होगा। बी, जंगलों का विनाश हो गया होगा, बी भी सही बताया है। सी, सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आई, ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता हिस्ट्री में कि बाढ़ आई होगी। और डी पढ़ेंगे, संभवतः नदियाँ सूख गई थी, डी भी इतिहासकारों ने ये हड़प्पा के पतन के कारण बताया है। मतलब ये बी और डी बताने वाला पर्याय कौन सा? ए बी डी सही है, तो पर्याय क्रमांक 2, ऑप्शन क्रमांक 2 बिल्कुल सही होगा। उसके बाद, महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत, पर्याय बोलेंगे, मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी, ये तो नहीं है। बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी, 2 बिल्कुल सही होगा, और 3 और 4 ये गलत होगा। ऑप्शन नंबर 2 यही हमारा सही आंसर होगा। उसके बाद, खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन के संदर्भ में सही क्या है? समेकन मराठी में समेकन यानी एकत्रीकरण किंवा अजून परफेक्ट शब्द दृढीकरण। त्यांना स्पष्ट विचारायचं आहे की खिलजी वंश आणि तुगलक वंश यांच्यातील अंतर्गत प्रशासन आणि एकत्रीकरण याच्या संदर्भानं योग्य काय आहे बघा। उपमहाद्वीप का काफ़ी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार में रहा, ये तो मतलब ये आंसर तो नहीं होगा इसका, और क्वेश्चन का और ऑप्शन ए का मेल नहीं खा रहा। दूसरा, गंगा के मैदानी इलाके में घने जंगलों वाले क्षेत्र को पहली बार बैठा गया, दूसरा भी सही नहीं। तीसरा देखेंगे, दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था, ये तीसरा जो ऑप्शन है वो सही होगा। अगर हम मराठी में बात करें, ज्यावेळेस मोहम्मद तुगलकाने आपली राजधानी ही दिल्लीवरून देवगिरीला आणली, महाराष्ट्रामधील मराठवाड्यातील एक देवगिरी प्रांत आहे, या देवगिरीला आणली, त्याचं कारणच काय होतं? जे अंतर्गत प्रशासनामधल्या समस्या आहेत आणि एकत्रीकरणामधल्या समस्या आहेत, म्हणजे दिल्लीपासून हे प्रदेश खूप दूर होत होते, म्हणून हीच त्यांची मोठी समस्या होती। म्हणजे आपल्याला आता समजलं असेल की दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था, ये अंतर्गत प्रशासन और एकत्रीकरण के संदर्भ में सही होगा। ऑप्शन नंबर 3 यही अंतर्गत प्रशासन और दृढ़ीकरण के संदर्भ में सही है। आगे का क्वेश्चन, जनजातीय लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण में निम्न में से कौन कथन गलत है? ये पढ़ें, मतलब ऑप्शन 1 पढ़ेंगे, समकालीन इतिहासकार और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है, ये तो सही है कि जो हमारी जनजातियाँ है भारत की, उनके बारे में बहुत कम जानकारी दी है इतिहासकारों ने, मतलब ये सही है। आपने को क्या ढूंढना है? गलत चूज करना है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। ये 2, अधिकांश जनजातीय समूहों ने लिखित दस्तावेज रखे हैं। अभी हम क्या बता रहे हैं कि जनजातियाँ पढ़ी लिखी नहीं होती, ना ही इतिहासकारों ने उनके बारे में लिखा है, तो 2 गलत होगा ना, ये इसमें 2 गलत होगा। अधिकांश जनजातीय समूहों ने लिखित दस्तावेज रखे, ऐसा तो कुछ भी नहीं। जो हमारे भारत की जो आदिवासी है और जो जनजातियाँ है, उन्होंने
कुछ भी दस्तावेज लिखे नहीं है, वो सिर्फ ओरली लैंग्वेज बोलते थे, लिखित लैंग्वेज उनके पास नहीं थी, इसलिए उन्होंने दस्तावेज लिखे भी नहीं। तो 2 ही गलत होगा जो हमारा आंसर होगा, क्योंकि गलत कौन सा है इसमें, ऑप्शन नंबर 2 ही गलत है जो हमारा आंसर है, क्योंकि हमें क्या पूछा गया था, गलत पूछा गया था। अगर 3 पढ़ेंगे हम, जनजातीय लोगों ने समृद्ध रीति रिवाजों और मौखिक परंपराओं का संरक्षण किया है। यस, जो आदिवासी समुदाय है भारत का, वो आदिवासी समुदाय ने उनकी रीति रिवाजों परंपरा अभी तक उसका संरक्षण किया ही है। और 4, जनजातीय समाज अपनी विविध किस्म के जरूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहा है। ये भी सही है, 4 भी सही है, गलत है 2। आगे का क्वेश्चन देखिए, 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किस प्रकार भारत पर अपने नियंत्रण को समेकित किया। ये पढ़ेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंपकर, ताकि भारतीय मामलों का ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाल सके। ये सही है आपने, यही आपने प्रश्न का उत्तर होगा, क्योंकि जब 1857 का उठाव हुआ, उसके विद्रोह हुआ, उसके बाद एक एक्ट आया था, 1858 का एक्ट आया था। उसी एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य को सौंपे थे। इसलिए हमारा एक ही गलत, मुझे ये जो है हमारा आंसर सही हो सकता है। उसके बाद देखो, निम्नलिखित में से क्या प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। प्रतिनिधि लोकतंत्र यानी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, मतदान द्वारा प्रतिनिधि का चुनाव, ये तो सही है। हमें बोला गया है कि विशेषता नहीं है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के बाबत में हमें गलत चूज करना है, ये तो सही होगा। मतदान द्वारा प्रतिनिधि चुनाते हैं हम। प्रतिनिधियों के हाथ में निर्णय निर्माण की प्रक्रिया, भी सही है। जो हम चुनाव में प्रतिनिधि चुनते हैं, यानी कि हम एमएलए चुनते हैं राज्य में और देश में हमारे एमपी चुनते हैं, वही के हाथ में निर्णय निर्माण की प्रक्रिया होती है कि नहीं। मतलब 2 भी सही है, हमें तो गलत चूज करना है। जनता की निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता, निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में जनता की प्रत्यक्ष सहभागिता नहीं होती। मतलब डिसीजन मेकिंग में जनता पार्टिसिपेट होगी क्या। जो आम आदमी है, जो हमारे भारत के पीपल है, वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट होते हैं क्या, नहीं है। मतलब तीसरा ही गलत है जो हमारा आंसर है, जो हमारा आंसर है। क्योंकि अगर 4 अपन पढ़े, जनता को मतदान का अधिकार तो है ना, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में जनता को मतदान का अधिकार है। तो हमें क्या मतलब प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है, तो जनता की निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता नहीं होती, यही विशेषता रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में पाई नहीं जाती। इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। आगे का क्वेश्चन, भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा गया है। तो इसका डायरेक्ट आंसर लेंगे, लद्दाख को छोटा तिब्बत कहा गया है। भारत में अपील प्रणाली या पौनराधिक प्रणाली किसे कहते हैं। न्यायिक सेवा में आवेदन का प्रदान, ये तो नहीं होगा। न्यायालय के आदेश के खिलाफ संसद में अपील अवदान, ये भी नहीं। राज्य कार्यपालिका प्रमुख का सर्वोच्च अपील प्राधिकारी के रूप में कार्यरत होने का प्रावधान, ये भी नहीं। और 4, निचली न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान, ये 4 सही है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। जो थोड़ी सी हिंदी लैंग्वेज थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है, अगर ये हम मराठी में समझ लेते तो मराठी में क्या होगा, पुनर्निर्णयाचा अधिकार, पुनर्निर्णयाचा अधिकार आहे ना सर्वोच्च न्यायालयाला। 2 पद्धतीने सर्वोच्च न्यायालय आपल्याच पुनर्निर्णयाबद्दल विचार करू शकतं, दिलेल्या निर्णयाबद्दल। किंवा तुम्हाला जिल्हा न्यायालयामध्ये तुमचं जर समाधान झालं नाही तर तुम्ही उच्च न्यायालयामध्ये पुनर्विचारणार्थ अपील करू शकता। उच्च न्यायालयामध्ये तुमचं समाधान झालं नाही केस तर तुम्ही सर्वोच्च न्यायालयामध्ये जाऊ शकता। यालाच काय म्हणतात, पुनर्निर्णयाचा अधिकार किंवा एपेलेट सिस्टम। अगर अंग्रेजी करते हैं तो अच्छा होगा, एपेलेट सिस्टम।
उसके बाद देखो, निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीप पठार का लक्षण नहीं है? ज्योग्राफी का क्वेश्चंस। ये उत्तरी मैदानों के दक्षिण में स्थित है। अगर हम दक्षिण भारत का पठार देखेंगे तो ऐसा त्रिकोण आकृति में है वो पठार, बराबर है। तो अगर ये पठार है तो उसके उत्तर में उत्तरी मैदान है ना, तो ये पढ़ो, एक नंबर, ये उत्तरी मैदानों के दक्षिण में है। यस, यही उत्तरी मैदान है और उसके दक्षिण में है प्रायद्वीप पठार, ठीक है, मतलब ये सही है। इसके उत्तर पश्चिम में अरवली श्रृंखला स्थित है। उत्तर पश्चिम यानी कि ये मराठी में उसे वायव्य बोलते हैं। ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये क्या है? अरवली पर्वत है। मतलब दूसरा सही है, हमें तो गलत चुनना है। यहाँ कोयला एवं लौह अयस्क जैसे खनिजों की प्रचुरता है। तीसरा सही है। जो ये भाग है छोटा नागपुर पठार, जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, ये जो छोटा नागपुर का पठार है, म्हणजे वो उसको क्या बोलेंगे हम? उप पठार बोलेंगे। तो उप पठार छोटा नागपुर का पठार में लौह और अयस्क मिलते ही है, मतलब तीसरा सही है। इस पठार पर पश्चिम की ओर बहने वाली महानदी और कृष्णा नदियाँ मौजूद है। यही गलत है। पश्चिम की ओर बहने वाली महानदी और कृष्णा नदी, यही गलत है, क्योंकि पठार में हम देखेंगे तो कृष्णा नदी और यहाँ होगी महानदी। यहाँ महानदी होगी उड़ीसा में, कृष्णा नदी महाराष्ट्र कर्नाटक में होगी। तो ये पूर्व वाहिनी नदी है ना, तो वो पश्चिम वाहिनी नदी कैसे होगी? मतलब 4 सही नहीं है, यही हमारा आंसर है। क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछा गया था? प्रायद्वीप पठार का लक्षण नहीं है, तो 4 ही लक्षण नहीं है, क्योंकि कृष्णा नदी और महानदी ये पश्चिम की तरफ नहीं बहती, तो वो पूर्व की तरफ बहती है। आगे का क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अफ्रीका के बारे में सही है? सही है ढूंढना है, ठीक है। तो एक पढ़ेंगे, अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ये तो गलत है। अगर हमने मैप निकाला वर्ल्ड का, समझो ये भूमध्य रेखा यानी विषुववृत्त कहते हैं हम, तो देखो तो कम से कम आएगा अफ्रीका का, ज़्यादा से ज़्यादा क्या उत्तर गोलार्ध में है, मतलब ये गलत है। दूसरा देखो, ये एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुववृत्त तथा मकर रेखाएं गुजरती है। ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा, मतलब दूसरा सही है, यही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन दूसरा ही हमारा आंसर होगा, क्योंकि हम तीसरा पढ़ेंगे, गोबी मरुस्थल इस महाद्वीप में है, तो ये गलत है ना। अफ्रीका में नहीं है गोबी मरुस्थल, मंगोलिया यानी एशिया में है, एशिया में है, मतलब ये एशिया में है, तो ये गलत है। और चौथा पढ़ेंगे, इसके पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे एशिया से अलग करता है। ये भी गलत है, क्योंकि एशिया और यूरोप को अलग करने वाला है यूराल पर्वत। एशिया और यूरोप को अलग कौन करता है? यूराल पर्वत करता है, ना कि अफ्रीका और एशिया को। मतलब 3 गलत 4 गलत, दूसरा ही हमारा आंसर सही होगा। उसके बाद, भारत के दक्षिणी भागों विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में शरद ऋतु में वर्षा होती है, क्योंकि पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहते हैं। यही आंसर है। अगर देखा जाए तो इंडिया का मैप ऐसा, इंडिया का थोड़ा सा स्ट्रक्चर होगा, ये बंगाल की खाड़ी होगी। देखो, जून जुलाई अगस्त में जो पवने हैं वो सामने मौसमी पवने हिमालय की तरफ, पूर्व हिमालय की तरफ जाती है, और रिटर्न जब आती है, अब वो हम थोड़ा सा, अब ये रिटर्न आ रही है, ठीक है, भूमि से आ रही। अब यहाँ जो है बंगाल की खाड़ी, वहाँ का जो बाष्प है वो लेकर आएगी और यहाँ बारिश गिरेगी, मतलब तमिलनाडु और आंध्र में, ठीक है। शायद थोड़ा सा लैंग्वेज का प्रॉब्लम हो सकता है, वो समझ लीजिए। उसके बाद, जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोस्टा रिका उपागम किसे कहा गया है? तो जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोस्टा रिका उपागम सैन्य बल ना रखना ताकि जन स्वास्थ्य पर ज़्यादा खर्च किया जा सके, तो वो बहुत चर्चित उपागम है कोस्टा रिका उपागम। तो कोस्टा रिका जो कंट्री है, उन्होंने वो उसका स्वीकार किया गया है। उसके बाद,
1997 में भारतीय उच्चतम न्यायालय ने विशाखा निर्देश की रचना महिलाओं को यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए की। गाड़ियों में, कार्यस्थलों पर, वैवाहिक संबंधों में, सड़कों पर। तो ये सही आंसर है कार्यस्थलों पर। ज्याला आपण म्हणतो कामाच्या ठिकाणी, नोकरी, व्यवसाय अशा ठिकाणी 1997 मध्ये भारताचं जे उच्च न्यायालय आहे यांनी याच्या संदर्भानं निर्देश दिलेले आहे। त्यानंतर पुढील प्रश्न बघा, निम्नलिखित में से कौन भारत में एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्त करता है? विधानसभा के सदस्य, ये तो नहीं होगा। संसद के सदस्य, केंद्र सरकार, अटर्नी जनरल नहीं होगा। राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन राष्ट्रपति ऑप्शन ही नहीं है, तो हमें आंसर क्या लेना होगा? केंद्र सरकार यानी ऑप्शन नंबर 3 यही हमें चुनना होगा, जो आंसर होगा अपना। आगे का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है? पटवारी, वो तो जो हम मराठी में तलाठी बोलते हैं ना, तो पटवारी है, तो नहीं है वो पूछा है ना, तो पटवारी हमारा आंसर नहीं होगा। नगर निगम वार्ड काउंसिलर, अगर नगर निगम शहरों के लिए होती है ना, नगर निगम शहरों के लिए ही होती है, यानी यही जो पर्याय नंबर 2 है, यही क्या है? ग्रामीण प्रशासनिक से संदर्भ में नहीं होगा, इसलिए दूसरा ही सही है। मराठीमधून समजून घ्यायचं तर नगर परिषद जो काउन्सिलर आहे हा तो शहरामध्ये असेल ना, म्हणून तो ग्रामीण भागाशी संदर्भानं असूच शकणार नाही, म्हणून ऑप्शन 2 हेच आपल्याला उत्तर घ्यायचं आहे। कारण भूमि रिकॉर्ड अधिकारी और लेखापाल ये तो ग्रामीण भाग, भूमि रिकॉर्ड अधिकारी ये ग्रामीण भाग के क्षेत्र में है, लेखापाल ग्रामीण भागों में होगा, पटवारी ग्रामीण भागों में होगा, लेकिन नगर निगम वार्ड काउंसिलर शहरी भागों में पाया जाएगा, इसलिए दूसरा ही ऑप्शन सही है। आगे का क्वेश्चन, भारतीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए DK बासु निर्देश क्या है? तो ऑप्शन 4। उसके बाद वन अधिकार कानून 2006 अपने शीर्षक में कौन सी श्रेणी के अधिकारों को स्वीकार करता है? वन अधिकार कानून 2006, तो वो करेगा अनुसूचित जनजातियाँ, मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब्स, यही हमारा आंसर होगा। उसके बाद द्वितीयक स्रोत का एक उदाहरण है भारत का संविधान, ये तो प्राथमिक होगा। उसके बाद जनगणना रिपोर्ट 2011, ये भी प्राथमिक होगा। जन्म एवं मृत्यु के पंजीकरण रिकॉर्ड, ये प्राथमिक होगा। चौथा, हमारे अतीत, जो कक्षा 6 के लिए NCERT की इतिहास की बुक है, यही हमारा आंसर होगा। उसके बाद नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। परीक्षाएं तंत्र की सुविधाओं के लिए निर्मित कृत्रिम परिस्थितियां हैं, न कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी के लिए। तो ये अगर ये हमने थोड़ी समझदारी से पढ़ा तो ये बराबर है। बी पढ़ेंगे, स्मृति परीक्षण से दूर दक्षताओं के परीक्षण पर जोर के रूप में बदलाव सामाजिक विज्ञान की कक्षाओं में तनाव को कम करेगा। बी सही है, मतलब दोनों कथन सही है, ये और बी। ऐसा ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन 2। उसके बाद सामाजिक विज्ञान के अध्यापक अध्यापिका का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, तो उनका मुख्य उद्देश्य ऑप्शन 2, सभी तत्वों जो समाज का निर्माण करते हैं उनके बीच के संबंधों का बोध कराना। ये ऑप्शन 2 सही है। उसके बाद सामाजिक विज्ञान में आकलन का मुख्य उद्देश्य है, सामाजिक विज्ञान में आकलन का मुख्य उद्देश्य पाठ्यपुस्तकीय ज्ञान को याद करने की क्षमताओं का परीक्षण तथा सभी शिक्षार्थियों के लिए परीक्षा के तनाव को कम करना, ये तो उद्देश्य नहीं होगा सामाजिक विज्ञान का। दूसरा, शिक्षार्थियों को वर्गीकृत करने एवं चिन्हित करने के लिए, ये दूसरा भी गलत होगा। शिक्षार्थियों के बीच सामाजिक विवादों को दर्शाने के लिए, ऐसा तो नहीं होगा उद्देश्य सामाजिक विज्ञान का जो विद्यार्थियों के बीच सामाजिक विवादों को दर्शाए। चौथा,
परीक्षार्थियों को प्रतिपुष्टि देना तथा मानक स्थापित करना जिनको पाने के लिए वे प्रसारत रहे। ये चौथा ही सही होगा। उसके बाद सामाजिक विज्ञान की कक्षा में फिल्मों का एक प्रभावी शैक्षणिक उपकरण के रूप में उपयोग किया जा सकता है क्योंकि फिल्में कक्षा के भीतर बाहरी दुनिया को ला सकती है। ये तो सही है। बी, फिल्में अनदेखे और अनसुने संदर्भों को खोजने की शक्ति से प्रेरित है। बी सही है। फिल्में ऐसी कहानियाँ, संवादों और छवियों को सामने लाती है जो जीवन में हमसे दूर सकती है। सी सही है। डी, फिल्में एक वस्तुनिष्ठ माध्यम है जो छात्रों को एक ही तरीके से अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित करता है। एक ही तरीके से ये डी गलत होगा, यानी ए बी सी सही है। ऐसा ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा आंसर होगा। उसके बाद कक्षा में मानचित्र के प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही कौन है? मानचित्र एक सामाजिक राजनीतिक निर्मिति है। यही सही है, ये, यानी हमारा ऑप्शन ये सही होगा। उसके बाद परीक्षार्थियों के जीवन से अधिगम को जोड़ने के प्रयास में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु में विविध सांस्कृतिक दृष्टिकोण का इरादतन म्हणजे जानबूझकर एवं सुस्पष्ट शामिल करे। तो ये सही होगा। बी, कक्षा में शिक्षार्थियों को उनकी निजी एवं पारिवारिक संदर्भ में चिन्हित करना। तो बी गलत होगा ना, कौन सा भी विद्यार्थियों के निजी और पारिवारिक संदर्भ में चिन्हित करना, ये गलत ही होगा। बी। सी पढ़ेंगे, शिक्षार्थियों को अपने उदाहरणों एवं अनुभवों के कक्षा में साझा करने के लिए मौका देना। ये सही है और सी सही है, बी गलत है, यानी ए एवं सी सही है। ऐसा कौन सा ऑप्शन बताता है? ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद इतिहास पढ़ाते वक्त वंशावली चार्ट का प्रयोग होता है किसी साम्राज्य या वंश के वर्धन एवं विकास को चित्रित करने के लिए। ये तो सही होगा, ये तो सही होगा। बी, अनुक्रम एवं प्रक्रियात्मक संबंधों का दर्शाने के लिए। बी सही होगा। सी, एक कालक्रमिक रूपरेखा देने के लिए। सी भी सही होगा। और डी, शिक्षार्थियों में स्थान की अवधारणा विकसित करने के लिए। डी गलत होगा ना, जो वंशावली चार्ट है जिसे हम जीनियोलॉजी चार्ट कहेंगे, तो वो तो स्थान की अवधारणा को नहीं बताएगा, स्थान की अवधारणा को तो मैप बताएगा ना, उसे मानचित्र कहेंगे, यानी डी गलत है। ये बी सी सही है। ऐसा कौन सा ऑप्शन बताता है? ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा सही आंसर होगा। उसके बाद दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों के साथ कार्य करते समय एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक को किस प्रकार से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनुकूलन करना चाहिए? यथोचित विराम तथा पुनरावृत्ति के साथ स्पष्ट एवं उच्च आवाज में बोलना। ये तो सही होगा, क्योंकि स्पष्ट और उच्च आवाज में बोलेंगे तो दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों को समझेगा वो, मतलब ये सही होगा। बी, विविध प्रकार के आकर्षक व दृश्य वाले कार्यपत्रों का प्रयोग करना। ये गलत होगा, क्योंकि उसको दृष्टि ही नहीं है, आँख ही नहीं है, तो वो क्या देखेगा? आकर्षक दृश्य। सी, मौखिक संकेतों द्वारा कल्पना करके अवसरों को उत्पन्न करना। सी सही है। डी, कक्षा में चर्चा के दौरान टेक्सटाइल मतलब स्पर्श करने वाली सामग्रियों को शामिल करना। डी सही होगा। अगर उसको आँख नहीं, अगर हमने उसको स्पर्श करने वाली कुछ वस्तुएं दी तो वो उसको जान लेगा कि ये वस्तु ऐसी है, ये वस्तु वैसी है। मतलब दृष्टि ही नहीं है तो मतलब अगर स्टूडेंट को हमने कुछ स्पर्श करने की वस्तु दी, जैसे कि हाथ, उसको क्या बोलेंगे हम शेल का टॉपिक पढ़ा रहे हैं ज्योग्राफी में, शेल के टाइप, और उसको पढ़ा रहे हैं बेसॉल्ट, उसको पढ़ा रहे हैं मार्बल। अगर उसको मार्बल दी तो वो सॉफ्ट लगेगी, और बेसॉल्ट दिया तो इतनी सॉफ्ट नहीं लगेगी। उसको समझ में आएगा कि मार्बल और बेसॉल्ट में फ़र्क है। ठीक है, मतलब सिर्फ बी गलत है, ये सी डी सही है। मतलब हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, ए सी डी सही है, ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्रोजेक्ट विधि के कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका
सही आंसर है, ये बी एवं डी सही है, ऑप्शन नंबर 3। ओके, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो रहा है इसलिए थोड़े फास्ट जाएंगे। अन्वेषण को इच्छुक रचनात्मक दृष्टिकोण से एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को किस रूप में देखेगी? ये सही है, बी सही है और सी सही है, डी गलत है, यानी ए बी सी ऑप्शन नंबर 2 ये हमारा आंसर का उत्तर होगा। उसके बाद सामाजिक विज्ञान के पाठ्यचर्या को अधिक समावेशी बनाने में निम्न में से कौन सहायक हो सकता है? सामाजिक विज्ञान के पाठ्यचर्या को अधिक समावेशी बनाने में लिए निम्नलिखित में कौन सहायक हो सकता है? पाठ्यचर्या को जेंडर संबंधित मुद्दे से जोड़ना, ठीक है, ये तो सहायक होगा। कक्षा में एकरूप निर्देश एवं एक निश्चित शिक्षण शैली, एकरूप निर्देश एवं एक निश्चित शिक्षण शैली, ये बी गलत होगा। सी विभिन्न स्रोतों का शामिल करना आधिकारिक एवं निम्न वर्गीय प्रसंगों के, सी सही होगा। और डी एक परीक्षा पत्र सभी परीक्षार्थियों के लिए, ये डी अच्छा नहीं होगा, मतलब डी गलत होगा। बी और डी गलत, ये और सी सही, यानी कि हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद विद्यार्थियों को विवेचनात्मक होना क्यों सिखाना चाहिए? विद्यार्थियों को विवेचनात्मक होना क्यों सिखाना चाहिए? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ये समझने के लिए कि मुद्दे उनकी खुद की जिंदगी से जुड़े होते हैं। उसके बाद निम्नलिखित उदाहरणों में से विविधता को दर्शाने वाले उदाहरण का चयन करें। तो इसका सही आंसर है, परितोष को बांग्ला अच्छी आती है, वही सुचिता हिंदी बोलती है। आप पढ़े, वीडियो पॉज करें और आप समझ ले, आपको समझ आएगा कि ऑप्शन नंबर 4 ही हमारा आंसर है। उसके बाद स्कूल के सामाजिक विज्ञान के शैक्षणिक भ्रमण में जोरो बोमडिला नवदफा राष्ट्रीय उद्यान तवांग तथा लिसांग गांव को शामिल किया गया। किस माध्यम से विद्यार्थियों को आप भ्रमण के लिए 2 राज्यों को इंगित करने को कहेंगे? ठीक है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, अरुणाचल प्रदेश एवं मणिपुर का एक मानचित्र पर हम उसको इंगित करेंगे। आगे का क्वेश्चंस, सामाजिक विज्ञान की समसामयिक समझ अध्यापकों को निम्नलिखित सभी को करने को प्रोत्साहित करती है, केवळ इसको छोडकर। हे जे प्रश्न आहेत, मराठीतून थोडं समजून घेऊ। हे जे प्रश्न आहेत हे तुम्हाला अंडरस्टँडिंग बेसवर जास्त आहे, तुम्हाला हे समजून घेऊन वाचावे लागतील, थोडं इंग्लिशचा वापर करावा लागेल, त्याच वेळेस हे परीक्षेला समजतील। पूर्णचे पूर्ण प्रश्न जे आहेत हे सिलेबसवर नाहीत, म्हणजे 8वी 9वी 10वीच्या बुकवर नाहीत, टेक्स्ट बुकवर नाहीत। हे तुमचं जे मेथड आहे, म्हणजे सोशल सायन्स ही तुमची मेथड आहे, आलं लक्षामध्ये? या मेथडवर आधारित हे तुम्हाला प्रश्न विचारले आहेत। 82चं उत्तर असणार आहे ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद निम्नलिखित में से जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण नहीं है। तो जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण नहीं है, ऑप्शन नंबर 3। हालांकि लड़के कक्षागत चर्चा में दबदबा बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन लड़कियों एवं लड़कों दोनों को सहभागिता को प्रोत्साहित किया जाता है। आगे का क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक होगा। तो सामाजिक विज्ञान शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक होगा बी और डी, यानी ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद कक्षा में सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशीलता को प्रोत्साहित किया जा सकता है। कक्षा में सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशीलता को प्रोत्साहित किया जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर है वो आप वीडियो पॉज करें, समझ ले, ये बी और सी, ये बी और सी सही है। डी
कक्षा के दोषी बच्चों को तुरंत शारीरिक दंड देना, ये तो गलत ही होगा, यानी ये भी सी सही होगा। उसके बाद इतिहास शिक्षण शास्त्र प्रयास करेगा कि, ऑप्शन दिए हुए हैं, ये सही है, बी सही है, सी गलत है और डी सही है, यानी ये बी और डी, तो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, यही हमारा आंसर होगा। उसके बाद प्रदूषण रहित हवा का अधिकार भारत में किस मौलिक अधिकार के भाग के रूप में स्वीकारा गया है? समानता, जीवन, न्याय, आज़ादी। तो प्रदूषण रहित हवा का अधिकार वो जीवन के रूप में स्वीकारा गया आहे। आपण जर मराठीमध्ये ज्यांचं राज्यशास्त्र बरं आहे, मूलभूत हक्क आहे राज्यशास्त्रामध्ये, कलम 21 जीवित व व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचा हक्क, त्याच्या संदर्भाने ते येईल। उसके बाद भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरे का निर्माण किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं, ना कि मतदान द्वारा चुनकर आते हैं? तो इसका सही आंसर है 2, क्योंकि 2 एंग्लो इंडियन सदस्य जो होते हैं, एंग्लो इंडियन मेंबर, उसे राष्ट्रपति चुनता है, वो नाम निर्देशित होते हैं। ठीक है, आगे का क्वेश्चन, और ये शायद लास्ट क्वेश्चन। 2006 में नेपाल में सरकार का रूप राजतंत्र से बदलकर टिम्ब हो गया, यानी लोकतंत्र हो गया। 2015 में उनका नया संविधान भी बन गया था, जो लोकतंत्र के लिए उसे वृद्धिंगत करता रहा। ठीक आहे, ठीक आहे। मला वाटतं आपण जी चर्चा केली ही, बघा मी परत एकदा सांगतो की CTT हिंदी आणि इंग्लिश लँग्वेज असल्यामुळे आपल्याला हिंदी लँग्वेज थोडी हार्ड जाते, परंतु तुम्ही जर ती वाचण्याचा प्रयत्न करून घेतला, समजून घेण्याचा प्रयत्न केला, तर महाराष्ट्रामध्ये जी TET होती, त्या TET पेक्षा CTET म्हणजे जी सेंट्रलची CTET आहे ही सोपीच असते। त्यामुळे प्रश्न वाचण्याचा प्रयत्न करा, आणि वाचण्याचा प्रयत्न करा आणि समजून घ्या। जर तुम्ही व्यवस्थित सोडवला, आता मला देखील थोडंसं तुमच्या लक्षात येत असेल की मला पण हिंदी बोलताना अडचणी आल्यात, परंतु पेपरची भाषाच हिंदी असल्यामुळे आपल्याकडे काही ऑप्शन नव्हता। मी प्रयत्न केलेला आहे माझ्या परीनं। मला वाटतं निश्चितच काही लोक याच्यावर म्हणजे थोडंसं हसू पण शकतील। लँग्वेजचा प्रॉब्लेम येणारच आहे, जसा तुम्हाला येतो तसा मलाही येतो, परंतु आपला उद्देश हाच आहे किंवा CTTमध्ये तुम्हाला मार्क पडावेत, हाच माझा उद्देश होता। यामध्ये फक्त एकच उद्देश आहे की तुमचा आणि माझा थोडा सराव व्हावा आणि तुमचा फायदा व्हावा, जेणेकरून आपण CTTमध्ये यशस्वी होऊ। त्याचबरोबर तुम्हाला CTTच्या संदर्भानं आणि TETच्या संदर्भानं आपण एक टेलिग्राम चॅनल बनवला आहे, त्या टेलिग्राम चॅनलला सुद्धा तुम्ही जॉईन होऊ शकता। महाटेट एक्झाम तुम्ही असं सर्च करा, सर्च केल्याच्या नंतर तुम्हाला या टेलिग्राम चॅनलवर CTTच्या संदर्भाने आणि TETच्या संदर्भाने पोल क्वेश्चन्स मिळतील, जे येणाऱ्या एक्झामसाठी तुम्हाला ते उपयुक्त ठरणार आहे। मला वाटतं हा व्हिडिओ तुम्हाला निश्चितच उपयुक्त ठरेल। व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, आपल्या मित्रांना शेअर करा, त्याचबरोबर ओएसिस करियर पॉईंटचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।